नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हाँ, काफी पीछे। एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले थी, लेकिन जिसके निशान आज भी हमें हैरान कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल। हमारे पास इस पर काफी दिलचस्प लेख हैं, कुछ शोध भी हैं, और हमारा इरादा यही है कि इनमें से सबसे जरूरी और चौंकाने वाली जानकारियां निकालें। सही कहा। और ये सिर्फ आप देखिए ईंटों और खंडरों की बात नहीं है। नहीं। ये कहानी है एक बेहद विकसित समाज की, उनकी सोच, उनकी तकनीक और उनके अचानक गायब हो जाने के रहस्य की भी। वो रहस्य तो है ही। तो देखते हैं कि हमारे जो स्रोत हैं वो इस प्राचीन पहेली की कौन सी कड़ियां जोड़ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभ्यता के जो बिखरे हुए टुकड़े हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये पता कैसे चला कि इतनी बड़ी सभ्यता थी भी? इसका मिलना भी तो अपने आप में कहानी है ना। हाँ, ये तो है। कहानी दिलचस्प है। बात है करीब 1850 के दशक की। अच्छा। जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। हाँ। तो वहाँ बर्टन बंधु थे, इंजीनियर्स। उन्हें कुछ पुरानी ईंटें मिली, कुछ खंडहर दिखे। उन्होंने इसकी सूचना दी तो सही, पर शायद उस वक्त किसी ने इसकी अहमियत समझी नहीं। होता है अक्सर। असल काम तो शुरू हुआ 1921 में, जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में अव्यवस्थित खुदाई शुरू की। अच्छा, 1921 में? जी। और अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में। और ये सब हुआ सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और तब जाके दुनिया को पता चला कि ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी फैली हुई सभ्यता के शहर थे। अच्छा, इसका फैलाव कितना था? कितना बड़ा एरिया था ये? फैलाव तो अविश्वसनीय था। आप सोचिए, जो जानकारी है हमारे पास उसके हिसाब से लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर कुछ अनुमान तो 20 लाख तक भी कहते हैं। 20 लाख! बाप रे। जी। और ये उस जमाने की जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी, जो बहुत फेमस है। बिल्कुल, उनके कुल एरिया को मिला लें उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था ये। कमाल है। तो कौन कौन से इलाके आते थे इसमें? आज के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा, और भारत में भी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अच्छा, खासा बड़ा इलाका है। और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। यानी कि अगर नक्शे पर देखें तो उत्तर में मांडा जम्मू में, वहां से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ के पास तक। बिल्कुल सही। ये तो वाकई एक साम्राज्य जैसा लगता है। और ये कांस्य युग की सभ्यता थी, है ना, ब्रॉन्ज एज। कांस्य युग। समय की बात करें तो मोटे तौर पर इसका जो परिपक्व काल, जब ये अपने चरम पर थी, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है। और सिर्फ फैलाव ही नहीं, इन शहरों की जो बनावट थी वो देखकर तो आज के आर्किटेक्ट्स भी हैरान रह जाएं। सही कहा, वही मैं कहने वाला था। इनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग कमाल की थी। एकदम सीधी सड़कें, जो एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थी, जैसे किसी ने पहले पूरा नक्शा बनाया हो, ग्रिड बिछाया हो। बिल्कुल। शहर आयताकार ब्लॉक्स में बटे हुए थे। ये उस जमाने में कैसे सोच पाए, कैसे कर पाए ये लोग? यही तो बात है, प्लानिंग जबरदस्त थी। और ज्यादातर शहरों में 2 मुख्य हिस्से दिखते हैं। 2 हिस्से? एक पश्चिमी टीला जो थोड़ा ऊंचा होता था और अक्सर किला बंद होता था। इसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। अच्छा, दुर्ग। शायद यहाँ शासक वर्ग या जो भी महत्वपूर्ण लोग थे वो रहते होंगे। और दूसरा हिस्सा पूर्व में होता था, जो निचला शहर कहलाता था। ये बड़ा होता था, यहाँ आम लोग रहते थे। ठीक है। और सबसे खास बात क्या है, इन शहरों में पक्की ईंटों का, बेक्ड ब्रिक्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। पक्की ईंटें उस जमाने में? और वो भी ज्यादातर एक स्टैंडर्ड साइज की भी। जी हाँ, ये चीज मिस्र की जो समकालीन सभ्यता थी उससे बिल्कुल अलग थी। वहाँ कच्ची ईंटें ज्यादा चलती थी। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, और वो जो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार है, ग्रेट बाथ, उसका जिक्र तो हर जगह आता है, वो क्या था? वो दुर्ग वाले हिस्से में मिला है। एक बड़ा सा आयताकार तालाब है। कितना बड़ा? करीब 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। काफी बड़ा है। और दोनों तरफ से उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। पास में छोटे छोटे कमरे भी हैं, शायद कपड़े बदलने के लिए, और पानी भरने के लिए पास में कुआं भी मिला है। अच्छा। और इसकी बनावट देखिए,
फर्श और दीवारें पक्की ईंटों की है और उन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमेन मतलब डामर जैसा कुछ उसका लेप लगाया गया था। कमाल की इंजीनियरिंग है। इसका इस्तेमाल क्यों होता होगा? अंदाजा यही है कि शायद ये किसी धार्मिक स्नान या खास अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा, जैसे भारत में बाद में भी पवित्र तालाबों का महत्व रहा है, कुछ वैसा ही हो सकता है। और वहाँ एक विशाल अन्नागार मतलब अनाज का गोदाम, ग्रेनरी, वो भी मिली है। जी, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी इमारत मिली है जिसे अन्नागार माना जाता है, लेकिन हड़प्पा में ये चीज और साफ दिखती है। हड़प्पा में? हाँ, हड़प्पा में दुर्ग के अंदर ईंटों के चबूतरों पर बने 6 अन्न भंडारों की 2 कतारें मिली हैं। 12 भंडार? हाँ, और उनके पास फर्श में दरारें मिली हैं जिनमें गेहूं और जौ के दाने फंसे मिले हैं। लगता है वहां अनाज साफ भी किया जाता था। तो ये दिखाता है कि अनाज इकट्ठा करना, उसका भंडारण करना, ये सब बड़े व्यवस्थित तरीके से होता था। और पास में ही मजदूरों के रहने के लिए बैरक जैसे घर भी मिले हैं। यानी एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था थी। बिल्कुल, एक संगठित व्यवस्था की तरफ इशारा करता है ये सब। और पानी की निकासी का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वो तो कहते हैं आज के जमाने को भी मात देता है। सही बात है, सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखा गया था। आज भी कई शहरों में वैसा इंतजाम देखने को नहीं मिलता जैसा वहां था। हर घर में अपना स्नानागार, बाथरूम। हाँ, ज्यादातर घरों में स्नानागार और आंगन होता था और घर से पानी निकालने के लिए नालियां बनी थी जो बाहर सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी। और वो नालियां भी ढकी हुई थी। हाँ, सबसे बड़ी बात वो ढकी हुई होती थी ताकि गंदगी ना फैले, और उनमें सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल जैसे छेद भी थे, पत्थर या ईंटों से ढके हुए। कमाल है। कालीबंगा जैसे शहरों में तो कई घरों में अपने कुएं की मिले हैं। अपना कुआं? जी। और अगर जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो धोलावीरा का नाम लेना पड़ेगा जो गुजरात में है। धोलावीरा, हाँ, वहाँ क्या खास है? वहाँ पानी सहेजने की, वाटर हार्वेस्टिंग की कमाल की तकनीक देखने को मिलती है। बड़े बड़े जलाशय यानी रिजर्वॉयर मिले हैं, बावड़ियां मिली हैं, मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ से भी बड़े। अच्छा। शायद सूखे के समय या पानी की कमी के दौरान इनका इस्तेमाल होता होगा। और धोलावीरा का नगर नियोजन भी थोड़ा अलग है। वहाँ शहर 3 हिस्सों में बटा था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। 3 हिस्सों में? ये भी अलग है। हाँ। और लोथल, वहां तो बंदरगाह मिला है ना, डॉकयार्ड। बिल्कुल, लोथल जो गुजरात में ही है, वहां एक बड़ा सा ईंटों का ढांचा मिला है जिसे गोदीवाड़ा या बंदरगाह माना जाता है। ये सीधे सीधे समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा सबूत है। तो मतलब ये लोग समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे? जाहिर है। और कालीबंगा, राजस्थान में, वहां से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। जुते हुए खेत? हाँ, हल से जुताई के निशान जो दुनिया के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माने जाते हैं। कमाल है। और वहीं से अग्नि वेदिकाएं या फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं? तो क्या यज्ञ वगैरह भी होते थे? ये एक सवाल है। लोथल से भी मिली हैं, शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान होता हो अग्नि से जुड़ा हुआ। तो ये दिखाता है कि अलग अलग शहरों की अपनी खासियतें थी। बिल्कुल, अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से शायद उनके काम भी अलग अलग थे। चलिए अब थोड़ा उनके रोजमर्रा के जीवन और अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, उसकी बात करते हैं। उस जमाने में सिंधु का इलाका कैसा था? आज जैसा ही? नहीं, आज से शायद काफी अलग। जानकार मानते हैं कि तब शायद ज्यादा बारिश होती थी, मौसम ज्यादा नम था। तो ज्यादा हरियाली रही होगी? हाँ, ज्यादा जंगल, ज्यादा उपजाऊ जमीन रही होगी। खेती उनका मुख्य आधार था। क्या उगाते थे? गेहूं और जौ तो मुख्य फसलें थी ही, इसके अलावा राई, मटर, तिल, सरसों, ज्वार जैसी फसलें भी उगाते थे। और कपास, उसका जिक्र बहुत आता है। हाँ, कपास का तो बहुत महत्व है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास यहीं उगाया गया। सबसे पहले? जी, और शायद इसी वजह से यूनानी लोग इस इलाके को सिंडन कहने लगे, जो शायद सिंधु शब्द से ही निकला है। अच्छा, सिंडन? बनावली जो हरियाणा में है, वहां से अच्छी किस्म के जौ के दाने मिले हैं। तो खेती तो काफी उन्नत थी। हाँ, इसके साथ पशुपालन भी जरूरी रहा होगा। निश्चित रूप से कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब पाले जाते थे। बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था? हाँ, बैलगाड़ी के मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मुहरों पर भी बैल बने हैं, तो लगता है ढुलाई वगैरह के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। हाथी और गैंडे? उनसे ये लोग परिचित थे, उनकी आकृतियां मुहरों पर मिलती हैं। लेकिन घोड़े की बात करें तो? हाँ, घोड़े का क्या स्टेटस था? घोड़े के पक्के सबूत बहुत कम हैं।
कुछ जगहों जैसे मोहनजोदाड़ो, लोथल, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां या मूर्तियां मिलने का दावा किया गया है, पर वो थोड़े संदिग्ध हैं या बाद के समय के लगते हैं। तो मतलब हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन नहीं थी ये? नहीं, ऐसा ही लगता है। ये सभ्यता घोड़ों पर उतनी निर्भर नहीं थी जैसे कि शायद बाद की कुछ और सभ्यताएं थीं। और एक और अहम बात याद रखनी चाहिए, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हाँ, ये कांस्य युग था। जी, ये कांस्य युग की सभ्यता थी। तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। अच्छा, तो उद्योग धंधे कैसे थे? क्राफ्ट्स, मिट्टी के बर्तन तो बहुत मिले। हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी एक बहुत बड़ा उद्योग था। चाक पर बने सुंदर बर्तन बनाते थे। और कपड़ा बुनना भी बहुत अहम था। कपास उगाते थे तो जाहिर है सूती कपड़े बनाते होंगे। शायद ये कपड़े बाहर भी भेजे जाते थे। फिर मनके बनाना, बीड मेकिंग, ये भी एक खास उद्योग था। चन्हू-दड़ो नाम की जगह पर तो मनके बनाने की पूरी फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं। अलग अलग पत्थरों से, सेल खड़ी से, सोने चांदी से भी मनके बनते थे। फैक्ट्री मतलब बड़े पैमाने पर काम होता था। हाँ, ऐसा लगता है। धातु का काम भी जानते थे, मेटल वर्किंग। तांबा शायद राजस्थान की खेतड़ी खानों से लाते थे। खेदरी से? आज भी वहां तांबा मिलता है? हाँ, और टिन शायद अफगानिस्तान या ईरान से मंगाते थे। फिर इन दोनों को मिलाकर कांसा बनाते थे, जिससे औजार, हथियार, बर्तन, मूर्तियां बनती थीं। सोना चांदी के गहने भी बनते थे, वो भी शायद बाहर से ही आता होगा। तो इन सब चीजों का मतलब अनाज, कपड़े, मनके, धातु का सामान, इनका व्यापार भी होता होगा? बिल्कुल, व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था इनकी अर्थव्यवस्था के लिए। कैसे पता चलता है ये? इसका अंदाजा हमें कई चीजों से लगता है। एक तो हजारों की संख्या में मिली मोहरें, सील्स। हाँ, वो मोहरें। दूसरा, एक जैसी लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पर वो पूरे इलाके में मिलती है। हाँ। तीसरा, पूरे इलाके में एक जैसे वजन और माप के बांट, वेट्स एंड मेजर्स, जो अक्सर 16 के अनुपात में होते थे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरह से। 16 के गुणक में। ये दिलचस्प है। हाँ, ये सब दिखाता है कि व्यापार को नियंत्रित करने का कोई सिस्टम था। अंदरूनी व्यापार तो होता ही था, शहरों और गांव के बीच, और बाहर भी, दूसरे देशों से। हाँ, बाहरी व्यापार के भी पक्के सबूत हैं, खास तौर पर मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, साथ ही ईरान और अफगानिस्तान से भी। मेसोपोटामिया से कैसे पता चला? मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं, उनमें मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। मेलुहा? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र का ही नाम था। उन लेखों में मेलुहा से आने वाले सामान जैसे कि कीमती पत्थर, हाथी दांत, शायद लकड़ी, इनका जिक्र है। अच्छा, पैसे, सिक्के वगैरह थे? नहीं, धातु के सिक्के या करेंसी का कोई सबूत नहीं मिला है। लगता है सारा व्यापार चीजों के लेन देन यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम पर आधारित था। बार्टर सिस्टम? इतनी बड़ी सभ्यता और बार्टर? हाँ, ऐसा ही लगता है। शायद मोहरों का इस्तेमाल सामान की पहचान या मालिकाना बताने के लिए होता हो, पैसे की तरह नहीं। ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं कला पर, आर्ट एंड कल्चर। और सबसे पहले तो वो मोहरें, वो अपने आप में कला का नमूना है। सच में करीब 2000 से ज्यादा मोहरें मिल चुकी हैं। ज्यादातर सेल खड़ी यानी स्टीटाइट नाम के नरम पत्थर की बनी है। सेरी खड़ी? हाँ, ज्यादातर चौकोर हैं, पर आयताकार, गोल, बेलनाकार भी मिली हैं। इन पर जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं और साथ में वो लिपि। आकृतियां बहुत डिटेल्ड होती हैं, है ना, छोटी सी जगह में। बिल्कुल, छोटी होकर भी बहुत प्रभावशाली हैं। उनमें जान दिखती है। कौन कौन से जानवर बने इन पर? सबसे ज्यादा तो एक सींग वाला जानवर बना है। पता नहीं कौन सा जानवर था। कुछ लोग इसे यूनिकॉर्न जैसा मान लेते हैं। एक सींग वाला? हाँ, एक श्रृंगी। फिर कुबड़ वाला सांड, वृषभ, वो भी बहुत बना है। इसके अलावा हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, हिरण, मगरमच्छ भी बने हैं। और वो पशुपति मोहर, वो तो बहुत ही फेमस है। हाँ, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। उस पर एक आकृति है जो योगी की तरह पालथी मारे बैठी है। योगी की तरह? हाँ, पद्मासन में। उसके 3 मुंह दिखाए गए हैं, सिर पर सींग वाला मुकुट है और उसके चारों ओर 4 जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा। नीचे 2 हिरण बने हैं। इसे शिव का आदि रूप मानते हैं। कई विद्वान इसे प्रोटोशिला या शिव का आदि रूप मानते हैं, क्योंकि बाद में शिव को भी पशुपति यानी पशुओं का स्वामी कहा गया और योगी रूप में भी दिखाया गया। दिलचस्प है। और स्वास्तिक का चिन्ह? हाँ, स्वास्तिक के चिन्ह भी मोहरों पर मिलते हैं। और इन मोहरों पर वो रहस्यमय लिखावट, वो लिपि? हाँ, वो लिपि। हर मोहर पर कुछ अक्षर या चिन्ह बने हैं।
ये पिक्टोग्राफिक लगती है, मतलब चित्र जैसे अक्षर, पर इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अगर ये पढ़ ली जाए तो सोचिए कितने राज खुल सकते हैं। बिल्कुल, ये इस सभ्यता को समझने की सबसे बड़ी चाबी हो सकती है जो अभी खोई हुई है। अच्छा, मूर्तिकला की बात करें, मूर्तियां कैसी मिली हैं? मूर्तियां कई तरह की मिली हैं। सबसे ज्यादा तो पकी मिट्टी यानी टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। टेराकोटा की? हाँ, और उनमें भी सबसे ज्यादा नारी मूर्तियां हैं जिन्हें मातृ देवी या मदर गॉडेस माना जाता है। मातृ देवी? जी, ये मूर्तियां गहने पहने हुए हैं, सिर पर पंखे जैसी कोई अजीब सी चीज पहने हुए हैं। एक मूर्ति ऐसी भी मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। गर्भ से पौधा? हाँ, जो शायद धरती माता या उर्वरता की देवी की पूजा का प्रतीक हो सकता है। और खिलौने? हाँ, मिट्टी के खिलौने भी बहुत मिले हैं। छोटी छोटी बैलगाड़ियां, जानवर जैसे बैल, बंदर, पक्षी और सीटियां भी मिली हैं। बच्चों को खेलने के लिए? शायद ये दिखाता है कि उनका जीवन सिर्फ काम और धर्म तक ही सीमित नहीं था। और धातु की मूर्तियां, वो कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति? हाँ, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो से मिली है, कांसे की बनी है, लॉस्ट वैक्स तकनीक से। लॉस्ट वैक्स? हाँ, ये धातु ढलाई की एक पुरानी तकनीक है। मूर्ति करीब 4 इंच ही ऊंची है, लेकिन उसका पोस्चर, उसका आत्मविश्वास गजब का है। कैसी दिखती है वो? में हार और एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां पहनी हुई हैं। एक हाथ कमर पर है, दूसरा शायद घुटने पर टिका है। बाल जूड़े में बंधे हैं। ये दिखाती है कि उनकी धातु कला कितनी उन्नत थी। बिल्कुल, सजीवता है उसमें। पत्थर की मूर्तियां ज्यादा नहीं मिली हैं शायद। हाँ, धातु और मिट्टी की तुलना में पत्थर की मूर्तियां कम हैं, पर जो मिली हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे हड़प्पा से 2 पुरुषों के धड़ मिले हैं। एक लाल बलुआ पत्थर का है, काफी यथार्थवादी बना है। दूसरा शायद किसी नृत्य मुद्रा में है, उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ है। और मोहनजोदड़ो से वो दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति? हाँ, वो सेलखड़ी की बनी आवक्ष प्रतिमा है, मतलब सिर्फ कंधे तक का हिस्सा। दाढ़ी है, मूछें नहीं है, आंखें आधी बंद हैं जैसे ध्यान में हो, और उसने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला डिजाइन, तिपतिया पैटर्न बना हुआ है। इसे प्रीस्ट किंग या योगी माना जाता है। काफी प्रभावशाली लगती है वो मूर्ति। जी। अच्छा, और मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, वो भी तो कला के नमूने थे? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के, आमतौर पर लाल या गुलाबी रंग के होते थे और उन पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। कैसे डिजाइन? ज्यामितीय डिजाइन होते थे, गोल, चौकोर, लाइनें। इसके अलावा पेड़ पौधे जैसे पीपल का पत्ता, खजूर का पेड़, जानवर पक्षी भी बनाते थे जैसे मोर, हिरण, मछली, बत्तख। मोर भी? हाँ, मोर काफी लोकप्रिय लगता है। कुछ बर्तनों पर तो पूरी कहानी जैसे चित्र भी मिलते हैं, जैसे एक लोमड़ी और कौवे वाली कहानी जैसा कुछ। पंचतंत्र वाली? कुछ वैसा ही लगता है। तो उनकी कला सिर्फ बड़ी मूर्तियों या मोहरों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों जैसे बर्तनों में भी दिखती है। अच्छा, अब थोड़ा समाज और धर्म के बारे में बात करते हैं। क्या पता चलता है इन चीजों से उनके समाज के बारे में? क्या कोई ऊंच नीच वर्ग भेद था? देखिए, शहर की जो बनावट है, दुर्ग और निचला शहर, उससे थोड़ा अंदाजा तो लगता है कि शायद समाज में कुछ वर्ग भेद रहा होगा। कि कुछ लोग ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ऊंची जगह पे रहते थे। हाँ, शायद शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग या अमीर व्यापारी वर्ग दुर्ग में रहता हो और आम कारीगर मजदूर निचले शहर में। पर यह सिर्फ अनुमान है। शासक कौन थे ये पता है? कोई राजा? ये साफ नहीं है। कोई बड़े महल जैसी इमारत नहीं मिली है, राजाओं जैसी कोई कब्रें भी नहीं मिली हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि शासन किसके हाथ में था। तो क्या थियोरीज हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद व्यापारी वर्ग का शासन था, क्योंकि व्यापार इतना महत्वपूर्ण था। कुछ कहते हैं कि शायद पुरोहित वर्ग का दबदबा था, जैसा मेसोपोटामिया में था। कुछ ये भी मानते हैं कि शायद कोई एक शासक था ही नहीं, बल्कि अलग अलग शहरों के अपने शासक थे, या शायद एक तरह का गणराज्य जैसा कुछ था जहां सबका दर्जा समान था। मतलब ये अभी पक्का नहीं है? नहीं, ये अभी तक रहस्य है। और धर्म, रिलीजन, आपने मातृ देवी और पशुपति का जिक्र किया, मंदिर तो नहीं मिले हैं ना? हाँ, ये एक बड़ी अजीब बात है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़े मंदिर जैसी इमारत नहीं मिली है। तो पूजा कहाँ होती थी? शायद घरों में होती हो या खुले में। वो जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, वो ज्यादातर घरों से ही मिली हैं।
तो लगता है मातृ देवी या पृथ्वी देवी की पूजा काफी लोकप्रिय थी। पशुपति या आदि शिव की पूजा का अनुमान उन मुहरों से लगता है। लिंग और योनि जैसे दिखने वाले चिकने पत्थर भी मिले हैं, जिनसे शायद लिंग पूजा या प्रजनन शक्ति की पूजा का अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा, और पेड़ों और जानवरों की पूजा? हाँ, वो भी लगता है प्रचलित थी। मुहरों पर पीपल के पेड़ का अंकन बहुत मिलता है। जानवरों में वो एक सिंग वाला जानवर और कुबड़ वाला सांड, इनकी पूजा शायद होती थी। नाग पूजा के भी संकेत हैं शायद? हाँ, कुछ मुहरों पर नाग जैसी आकृतियां भी हैं और तावीज भी बहुत मिले हैं। तावीज, एम्यूलेट्स? हाँ, इनसे लगता है कि शायद वो लोग भूत प्रेत या जादू टोने में भी विश्वास करते थे और उनसे बचने के लिए तावीज पहनते थे। और वो अग्नि वेदिकाएं जो कालीबंगा और लोथल में मिली, उनका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो यज्ञ की तरफ इशारा करती हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। कुछ विद्वान इन्हें अग्नि पूजा या किसी तरह के यज्ञ से जोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए पक्का कहना मुश्किल है। हो सकता है इनका कोई और ही मकसद रहा हो। और विशाल स्नानागार का क्या? हाँ, जैसा हमने पहले कहा, हो सकता है उसका इस्तेमाल सामूहिक धार्मिक स्नान के लिए होता हो। अंतिम संस्कार कैसे करते थे? शवों का क्या करते थे? दोनों तरह के प्रमाण मिले हैं, शवों को दफनाने के भी और जलाने के भी। हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है जहां शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर दफनाया गया है, साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन भी रखे हैं। और जलाने के? कुछ जगहों पर राख और हड्डियों के बर्तन मिले हैं, जिससे लगता है कि शवों को जलाने के बाद उनकी राख को बर्तनों में रखकर दफना दिया जाता था। पर कब्रें आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं। तो शायद जलाने की प्रथा ज्यादा आम रही हो। हाँ, ऐसा संभव है। तो ये तो हुई उनके जीवन, समाज, धर्म की बात। हाँ। अब वो सवाल जो शायद सबसे बड़ा रहस्य है, यस। इतनी विकसित, इतनी फैली हुई सभ्यता राइट। आखिर खत्म कैसे हो गई? हाँ, ये पतन, डिक्लाइन, ये वाकई एक बड़ी पहेली है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हो गया ना? जी, जो परिपक्व काल था वो लगभग 1900 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद धीरे धीरे शहरों का पतन होने लगा, लोग शहर छोड़ने लगे, व्यापार कम हो गया, लिपि का इस्तेमाल बंद हो गया, वो एक रूपता खत्म हो गई। तो हुआ क्या? क्यों हुआ ये सब? कोई एक जवाब नहीं है इसका, मतलब कोई एक सिंगल कारण नहीं लगता। ज्यादातर जानकार मानते हैं कि कई कारण मिलकर इसके लिए जिम्मेदार रहे होंगे। जैसे कि? एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। क्लाइमेट चेंज? जी। जब भी? हाँ, शायद मौसम बदला हो, बारिश का पैटर्न बदला हो, मानसून कमजोर पड़ गया हो या अनियमित हो गया हो, इससे सूखा पड़ने लगा हो। और नदियों का क्या? नदियां भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। हो सकता है किसी बड़ी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे पानी की कमी हो गई हो, या फिर भयानक बाढ़ आई हो। सरस्वती नदी के सूखने की बात भी होती है। हाँ, घग्गर हाकरा नदी, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती मानते हैं, उसके सूखने का सिद्धांत भी काफी अहम माना जाता है। उस नदी के किनारे बहुत सारी बस्तियां थीं। अगर वो नदी सूख गई तो जाहिर है खेती बर्बाद हो गई होगी, लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी होगी। बाढ़ के सबूत मिले? हाँ, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो जैसी जगहों पर बार बार बाढ़ आने और शहर के मलबे के ऊपर फिर से बसावट होने के सबूत मिले हैं। भूगर्भीय उथल पुथल जैसे भूकंप? वो भी एक संभावना है। ये इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। बड़े भूकंपों ने भी तबाही मचाई हो सकती है। कोई बीमारी, महामारी? ये भी एक थियरी है। जब शहर घने बसे हों, सफाई व्यवस्था चरमरा जाए, तो महामारी फैलने का खतरा रहता है। और वो आर्यों के आक्रमण वाली थियरी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो एक समय में काफी लोकप्रिय थियरी थी, जिसे मोर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने आगे बढ़ाया था। किस आधार पर? आधार था ऋग्वेद में इंद्र देवता को पुरंदर यानी किलों को नष्ट करने वाला कहा जाना, और मोहनजोदड़ो में कुछ जगहों पर बिखरे हुए कंकाल मिले थे, कुछ पर चोट के निशान भी थे। तो ये कहा गया कि बाहर से आए आर्यों ने हमला करके इन शहरों को तबाह कर दिया और सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन क्या ये थियरी अभी भी मानी जाती है? नहीं, अब ज्यादातर विद्वान इस आक्रमण वाली थियरी से सहमत नहीं है। क्यों? पहली बात तो ये कि जो कंकाल मिले हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वो किसी एक ही समय के नहीं लगते। दूसरी बात, बड़े पैमाने पर लड़ाई, आगजनी या विनाश के वैसे पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते जो किसी बड़े हमले की पुष्टि करें। और कालक्रम में भी शायद अंतर है।
तो अब आम सहमति क्या है? अब आम सोच ये है कि पतन किसी एक घटना जैसे आक्रमण से नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। धीमी प्रक्रिया। हाँ, जिसमें शायद जलवायु परिवर्तन, नदियों का बदलना, जमीन का अनुपजाऊ होना, संसाधनों की कमी, व्यापार में गिरावट और शायद अंदरूनी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, इन सब ने मिलकर भूमिका निभाई। मतलब कई चीजें एक साथ हुई। जी, सभ्यता एकदम से गायब नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे उसकी जो शहरी खासियतें थीं, बड़ी इमारतें, नगर नियोजन, लिपि, मोहरें, मानकीकृत बांट, वो खत्म होती गईं। लोग शायद पूर्व और दक्षिण की तरफ छोटी ग्रामीण बस्तियों में जाकर बसने लगे। संस्कृति बदली, लेकिन शायद लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, या कहें कि कहानी का वो हिस्सा जो हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है। एक कमाल की शहर योजना, दूर दूर तक फैला व्यापार, एक अनोखी कला, एक ऐसी लिपि जिसे हम पढ़ नहीं पाए, और एक अंत जो आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। हाँ, कदम पर सवाल उठते हैं। कौन थे ये लोग असल में? क्या भाषा बोलते थे? उनका समाज ठीक कैसे काम करता था? उनकी लिपि में आखिर लिखा क्या है? धर्म की पूरी तस्वीर क्या थी? बहुत सारे सवाल हैं। और जाते जाते एक विचार और छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, हाल की कुछ जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, जैसे हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए का विश्लेषण किया गया। हाँ, वो काफी चर्चा में रही हैं। और उनसे जो पता चला है वो पुरानी आर्य आक्रमण जैसी धारणाओं को और कमजोर करता है। क्या पता चला है? उसमें दिखता है कि सिंधु घाटी के लोगों के डीएनए में मुख्य रूप से दो प्राचीन आबादियों का मिश्रण था। एक तो स्थानीय दक्षिण एशियाई शिकारी संग्राहक और दूसरे प्राचीन ईरानी किसान या चरवाहे। अच्छा। लेकिन मध्य एशिया के स्टेपीज के लोगों का जेनेटिक निशान, जिसे बाद के आर्यों के आगमन से जोड़ा जाता है, वो उस समय के सिंधु घाटी के कंकालों में लगभग नहीं मिलता। ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो ये एक ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि आबादी का मिश्रण और प्रवास शायद पहले से हो रहा था, और आर्य आक्रमण वाली थ्योरी शायद उतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल, ये आनुवंशिक अध्ययन नए रास्ते खोल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में अगर लिपि पढ़ ली जाती है, या और नई पुरातात्विक खोजें होती हैं, या जेनेटिक स्टडीज से और नतीजे आते हैं, तो इन लोगों की असली पहचान, उनकी जड़ें कहाँ थीं, और उनकी विरासत आज हम में कितनी है, इसके बारे में हमें और क्या चौंकाने वाली बातें पता चल सकती हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। हाँ, इतिहास हमेशा हमें चौंकाता रहता है। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए।